नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार सरकारी परीक्षा पे। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की जो साइंस के क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें क्या पैटर्न आ रहा है और आगे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन चीजों की हम बात करेंगे। तो अब तक देखो तो 4 शिफ्ट हो चुके हैं, 17 तारीख का, 18 तारीख का, 23 तारीख का, 24 तारीख का। 17-18 तारीख में जो चीजें हमने पढ़ी थी, तो उनपे क्या आगे बढ़ा है? तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल जो 17-18 की चीजें हमने पढ़ी थी, उनसे भी जुड़े हुए सवाल बिल्कुल आए हुए हैं। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जहां से सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। पिछले जो जो 18 का जो एग्जाम हुए थे, उनमें भी हर जो शिफ्ट में उन टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, जैसे कि प्लांट का रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी तो फेवरेट हो गया भाई इनका। साथ इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सवाल ऑप्टिक्स से आए हुए हैं, लेंस से आए हुए हैं, दर्पण से आए हुए हैं, और अवतल दर्पण के जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं वहां से आए हुए हैं। और साथ ही साथ उस पे न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं, लेस के फॉर्मूला पे और ब्लड के फॉर्मूला पे। तो इन चीज़ों को हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है, और किस तरह के सवाल आए हैं और कैसे हमें अप्रोच करना है, ये सब कुछ हम जानेंगे। और स्टार्ट करते हैं सवाल से, पढ़ते हैं फिर। 2 सवाल बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे यहाँ पे आपको बेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे देखो अपवर्तनांक जो है उस पे आपको 2 सवाल यहाँ पे मिल रहे हैं। ये अपवर्तनांक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, और इसके जो सवाल है वो हम आराम से बना पाएंगे। तो एक जो सबसे पहला फॉर्मूला हम ध्यान में रखना है कि म्यू क्या होता है, वो होता है सी बाई वी। अब सी क्या है दोस्तों? हवा में जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग हवा में या वैक्यूम में, ठीक है, एयर या वैक्यूम में होता है, क्या होता है? सी। और ये किसके बराबर होता है दोस्तों? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। ओके, तो प्रकाश का बटा वेग बटा जो एक जो ट्रांसपेरेंट माध्यम है, माध्यम में प्रकाश की गति कितनी है, वो माध्यम में गति, माध्यम में प्रकाश वेग, ठीक है। तो ये जिस माध्यम है, इस माध्यम का ये क्या हो जाता है, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक हो जाता है। ओके, तो सवाल में क्या दिया हुआ है, अब सवाल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 और माध्यम में प्रकाश की गति है जो हमको निकालनी है। तो यहीं पे आते हैं, 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, और ये कितना होगा, 3 × 10⁸ है ना। v निकालना है, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ बटा 1.5, 1.5 दूना 3 होता है, हमको पता है। तो हमसे क्या निकल गया, v निकल गया, प्रकाश की गति इसमें कितना होगा, 2 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। जब आरआरबी की एक पुरानी आदत रही है, वो यूनिट्स के साथ खेलता है। तो आपको जो ऐसा एग्जाम ऑप्शंस जो दिखेंगे, हो सकता है यूनिट से कंफ्यूज कर दें, कहीं कहीं किलोमीटर पर सेकंड आपको देखने को मिल जाए, है ना, या कुछ और सेंटीमीटर पर सेकंड, इस तरह की चीजें देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ध्यान से जो ऑप्शन है उसको हमको मार्क करना है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, यूनिट से सवाल को छाट भी देते हैं, जैसे कि कोई सवाल आया जिसमें आंसर आ रहा है एनर्जी में और यूनिट दी हुई है न्यूटन में, तो वहां से भी आप जो है सवाल को छांट सकते हैं। आरआरबी में ऐसे जो प्रश्न है वो आए हुए हैं 2018 के शिफ्ट में, इस शिफ्ट में भी आएंगे, बहुत चांसेस हैं। तो यहां से ये उत्तर निकल गया। अब अगर हम बात करें तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और सवाल बना बहुत आसान है। इस पे नोट डाउन कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल संख्या ये देख रहे हैं यहाँ पे, इस पे भरेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल है। इसमें थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। तो अब देखो कि इस तरह के भी थोड़े से टेक्निकल सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल सीधा सीधा आपको सवाल पूछा जा रहा है। जो न्यूमेरिकल भी पहले होते थे बहुत ज्यादा, न्यूमेरिकल जो होते हैं वो सीधे सीधे पूछ दिए जाते थे। अब न्यूमेरिकल्स में क्या आ रहा है कि थोड़ा सा वो ट्विस्ट भी ला रहे हैं। तो ये कैसा ट्विस्ट है, यहाँ पे हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज 2.25 × 10⁸ एंड बी इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे यूनिट है, मीटर पर सेकेंड में यूनिट ध्यान रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो हमको निकालना है ना। तो मैं आता हूँ, ए में प्रकाश की गति कितनी दी हुई है, 2.25 × 10⁸, और बी में कितनी दी हुई है, 2 × 10⁸। अब ऐसे प्रश्न में जो हम क्या यूज करते हैं, वो ये यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने जो अपवर्तनांक निकाला है वो जो प्रकाश की गति हवा में है उसके संदर्भ में निकाला है। बट अगर माध्यम कुछ और हो, यानी कि मान ले कि पानी से जो है वो ग्लास में जा रहा है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें जो है वो ग्लास का अपवर्तनांक को पानी के संदर्भ में निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही बात है
कि मीडियम ए में गति दी हुई है, बी में दी हुई है, तो बी के संदर्भ में जो ए का गति होगा वो मतलब ए का जो अपवर्तांक होगा वो क्या होगा, तो वो इस फॉर्मूले से निकलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज स्पीड इन मीडियम बी बाय स्पीड इन मीडियम ए, यानी कि अपवर्तांक अगर हम निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम अपवर्तांक निकाल रहे हैं किसका, मीडियम ए का, किसके संदर्भ में, बी के संदर्भ में। मीडियम में यहां पे समझ सकते हैं, यहां पे मीडियम ए जो हमारा गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और बी यहां पे कह लो कि एयर है ना, संदर्भ में, किसके संदर्भ में, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ऊपर, और जिसका निकाल रहे हैं वो हो जाता है नीचे, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो क्या हो जाता है ऊपर, जिसका निकाल रहे हैं वो हो जाता है नीचे, ठीक है। तो स्पीड इन मीडियम बी बाय स्पीड इन मीडियम ए। मीडियम बी में गति कितना है, तो देखो यहाँ 10 कुछ कैलकुलेशन अब बहुत आसान कर सकते हैं। आपको हमेशा ये पूरा 10⁸ लिखने का आवश्यकता नहीं है। गणित में आपने बहुत सारे ट्रिक पढ़ेंगे, तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल में आप ट्रिक्स को इस्तेमाल बिल्कुल करें, कोई मना ही नहीं है करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पीड इन मीडियम बी बाय स्पीड इन मीडियम ए हम निकालना है। 10⁸ हम यहीं से भी काट सकते हैं, 10⁸ हम यहीं से काट लेंगे। अब बच क्या गया, स्पीड इन मीडियम बी में कितना स्पीड है दोस्तों, 2 है, और ए में कितना है, 2.25 है, ठीक है। अब 2/2.25 होगा, क्या हो गया बेसिकली 200/225 हो गया। 25 का अगर आपको याद होगा तो 9 से कट जाता है, और 25 का ऐसे करें तो 8 से कट जाता है 200, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका 8/9, ठीक है। तो गणित में जो सीखा है फिजिक्स में आपको बिल्कुल अप्लाई करें, कोई मना ही नहीं अप्लाई करने में, और सिखाए मैथ का क्यों सिखाया जाता है, दूसरी जगह उसको अप्लाई करने के लिए, है ना। तो अब ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ सवाल। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल दर्पण जिसको कहते हैं वो यहाँ पे होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो क्या रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी को दुगनी पर रखा जाता है तो आवर्धन क्या है ना। कॉन्वेक्स लेंस हमने बना दिया, ध्यान रखें। कह रहा है कि फोकल लेंथ है एफ है, और यहाँ पे 2f है, f है 2f है। कह रहा है कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु है तो इसका आवर्धन कितना होगा, तो मुझे पता है 2f पे जो वस्तु होता है वो जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस है, तो वस्तु का जो इमेज बनता है कैसे बनता है, सबसे पहले आप देख रहे हो कि टेढ़ा बन रहा है तो इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड बनता है। प्रकाश सही में मिल रहा है तो क्या बनता है, रेडियल बनता है, यानी कि वास्तविक बनता है, ठीक है, वास्तविक छवि बनती है, वास्तविक बनती है, उल्टी बनती है, दो चीजें होती है। अब हम पूछ रहे हैं कि आवर्धन कितना होता है। आवर्धन कितना होता है दोस्तों, आवर्धन जो ऑब्जेक्ट का साइज है बटा जो आवर्धन क्या होता है, जो इमेज का साइज है बटा जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना। जो इमेज का साइज है बटा जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही क्या हो जाता है, हमारा आवर्धन हो जाता है। तो देखो क्या हो रहा है, आई बाय ओ हो जा रहा है, तो इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट का साइज होता है। पर अगर 2f पे रहता है तो क्या हो रहा है, देखो बेसिकली दोनों डिस्टेंस जो है वो बराबर ही है। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, एक लेंस के टर्म में होता है v/u, यानी कि v क्या होता है, जो इमेज है इसकी दूरी बटा ऑब्जेक्ट से जो है उससे उसकी दूरी का जो रेशियो होता है v/u। तो देखो यहाँ पे दोनों चीजें होती है सेम, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये इन्वर्टेड यानी कि उल्टा है, तो -v/u कर देंगे और क्या हो जाएगा -1, इसका जो है वो आवर्धन हो जाएगा। यानी दोनों का साइज तो बराबर है बट मैग्निफिकेशन कितना होगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि जो है वो उल्टा है, ठीक है। ये किस पे बेस्ट होता है, ये साइन कन्वेंशन पे बेस्ट होता है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, यहाँ पे कोई मिरर या लेंस लगा दे तो लेफ्ट साइड क्या होगा, सारा कुछ नेगेटिव हो जाएगा, और राइट साइड में सारा कुछ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही कोई अगर ग्राफ होता है तो उसी के हिसाब से इसको हम जो इसका जो साइन कन्वेंशन है उसको कंसिडर करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, नीचे हो जाता है माइनस। लेफ्ट यानी कि मिरर के सामने या लेंस के सामने क्या हो जाता है, नेगेटिव। ऑपोजिट में क्या हो जाता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक, सॉरी हाँ, ऑपोजिट में पॉजिटिव हो जाता है, सही। तो ये तो हो गया इमेज का जो है होता है आवर्धन कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, v/u होता है, किसका, लेंस का। लेंस का आवर्धन कितना होता है v/u, और मिरर कितना होता है -v/u दर्पण के लिए, याद रखेंगे दर्पण के लिए कितना है -v/u,
और लेंस के लिए कितना है v/u। साथ ही साथ हम क्या याद रखेंगे, जो लेंस का फॉर्मूला होता है कितना है 1/f = 1/v - 1/u। ये कितना किसके लिए होता है, ये लेंस के लिए होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो मिरर है उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उसके लिए होगा 1/f = 1/v + u, है ना। दर्पण में प्लस होगा और लेंस में क्या हो जाएगा माइनस होगा। इस फॉर्मूला पर भी सीधा सीधा सवाल जो है वो पूछा गया है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा, मतलब दो चीजें दी हुई हैं, तीसरा चीज निकालना होता है। तीन चीजें f, u और v, दो चीजें दी होती है, तीसरा चीज हमें निकालना होता है। ऐसे सवाल भी आए हुए हैं। ओके, तो प्रकाश से बहुत सारे सवाल जो है देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे सवालों के प्रकार भी देखने को मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या सवाल है, ये सवाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। प्रोपेन का अगला समझाते श्रेणी का सदस्य यौगिक कौन सा है? नेक्स्ट कंपाउंड इन होमोलॉगस सीरीज ऑफ प्रोपेन इज व्हाट? तो प्रोपेन क्या होता है, C3H8 होता है। ये क्या है, बेसिकली अल्केन है, अल्केन के परिवार से है। और इस परिवार के सदस्य और कौन कौन है? शुरुआत होता है मीथेन से, फिर होता है इथेन से। कौन सा फॉर्मूला ये फॉलो कर रहे हैं? 2n और 2n+2, यानी कि कार्बन 2n और हाइड्रोजन 2n+2। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन के पास स्टेट चेंज होता है। यहाँ पे कहीं भी आपको डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। हमेशा जो है वो कार्बन कार्बन का आपको सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 3 है, अगला क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 4 लगा देना है, ठीक है। सॉरी, n2n+2 होगा ना, हाँ, n2n+2, CnH2n+2। यहाँ पे क्या करना है, हमें 4 लगा देना है। 4 लगाने के बाद क्या होगा, C4H, 4 to 10, 2 × 4 + 8 यानी कि 10, C4H10 यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। जी हाँ, तो ब्यूटेन क्या होगा, इसका अगला सदस्य होगा। प्रोपेन के बाद अगला आ जाएगा ब्यूटेन। इसमें अब और क्या सवाल बन सकता है, ये भी जान लेंगे। सवाल इसमें बन सकता है कि अगर प्रोपेन की जगह हम प्रोपीन डाल दें, क्या डाल दें, प्रोपीन डाल दें, प्रोपीन डाल दें, तो क्या होगा? तो ये कितना हो जाता है, C3H6, कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड आ जाता है इसमें। तो ऐसे में क्या होता है, जो फॉर्मूला क्या हो जाता है, CnH2n, ठीक है। तो अगला इसमें पूछ दिया तो इसमें क्या होगा उत्तर, इसमें हो जाएगा C4H8 अगर प्रोपीन पूछा जाए। और इस चीज में अगर प्रोपाइन पूछ दिया जाए, है ना, तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जब डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तब तो आयन आ जाता है, आयन पक्ष ग्रुप आ जाता है, तब फॉर्मूला क्या हो जाता है, CnH2n-2। प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होगा, C3H4, और इसकी ब्यूटान कितना हो जाएगा, C4H6, है कि नहीं। ये कब होगा, जब कार्बन दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, तो जो होमोलोगस सीरीज का बेसिक फॉर्मूला है, इससे सवाल पहले पूछे गए थे, इस बार पूछे जा रहे हैं। इस बार हो सकता है थोड़ा टेक्निकल टर्म में पूछे जा रहे हैं। पिछले वर्ष होता था डायरेक्ट पूछ दिया जाता था कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, और इस बार एग्जाम्पल के फॉर्म में जो है वो इन सवालों को पूछा जा रहा है। ओके, तो आगे अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आप देखो क्या है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सवाल है, ये कुछ एग्जांपल देके पूछा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल लेके बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन, जैसे कि ये एग्जांपल से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनमें जो है हमें अगर पता करना पड़े कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के में अरेंज करना है तो किस तरह से करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कम से कम 20 जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में शुरू से लेके 20 जो एलिमेंट है उनका हमको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, कैसा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ऑक्सीजन का हमको पता है कि बाहर में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ग्रुप 16 में होता है ना, 16 में होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। तो ये हैलोजन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है बाहर में। नाइट्रोजन में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है बाहर में। और कार्बन कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है बाहर में, है ना। तो इसको हम अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में। तो 7, 6, 5 और 4। 7 कौन सा था, क्लोरीन, ऑक्सीजन, 5 नाइट्रोजन और फिर कार्बन। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म में पूछा जा चुका है सवाल। अब सवाल क्या पूछा जा सकता है, वैलेंसी के टर्म में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो सवाल पूछा जा सकता है वो किस टर्म पूछा जा सकता है, ये अलग अलग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी होती है, पीरियोडिक टेबल संबंधित, आवर्त सारणी संबंधित जो टर्म होते हैं उनके संबंध में भी डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करने के लिए सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा।
तो ये तो हो गया अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर करने की बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑक्टेव लॉ पे सवाल पूछा गया था, ऑक्टेव लॉ किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया है न्यूलैंड्स के द्वारा। ठीक है, ये किस पर बेस्ड होता है दोस्तों, एक चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। ये बेस्ड होता है जो 8-7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, अंग्रेजी में होता है डो रे मी फा सो ला टी, इस पर ये आधारित होता है। तो इन्हें कहने का मतलब था कि जो अगर हम इस जो पैटर्न होता है, जो ऑक्टेव शब्द का, जो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव ऑक्टेव लॉ था, इसका कहना था कि अगर हम इस तरह से जो एलिमेंट को अरेंज करें कि पहला एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट अगर आएगा, अगर हम एटॉमिक मास के थ्रू इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास के थ्रू अरेंज करते हैं, तो पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट में क्या होगा, हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप इन्होंने इस तरह से इसको अरेंज किया। तो इस तरह के सवाल ऑक्टेव लॉ पे पूछे गए हैं कि किसके द्वारा दिया गया है। पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट पूछा जा सकता है कि जीडियम जो है इसमें आखिरी एलिमेंट है, पूछा गया है ये भी। कितने इसमें एलिमेंट थे, इसमें 56 के लगभग एलिमेंट थे, 56 एलिमेंट थे टोटल। 56 के बाद ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा था, तो 56 एलिमेंट थे, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। सवाल सब कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों, सीधा सीधा एनसीईआरटी किताबों से सवाल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल भी उसमें भी बेस्ट आ रहे हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सीधा सीधे उसके एक सेंटेंस से, एनसीईआरटी किताबों के एक सेंटेंस से आरआरबी ग्रुप डी जो है आपको सवाल बना के दे सकता है। तो एनसीईआरटी किताब जो है 8वीं 9वीं की किताब तो आप पढ़ ही लो अच्छे से, और इसके अलावा जो +2 की किताबें अगर हो सकती हैं पॉसिबल, अगर आपको कोई फेवरेट प्रिय विषय हो वहाँ पे, तो उसकी किताब आप पढ़ सकते हो। तो 9-10 किताब को पढ़नी ही पढ़नी है, आप कुछ भी कर लो, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सेक्शन 9-10 किताब से बहुत ज्यादा आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। तो ये तो आप सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लो कि हर चैप्टर में क्या क्या पूछा जा रहा है, और कॉन्सेप्ट के फॉर्म में भी पूछा जा रहा है। सीधा सीधा हो सकता है कि आप चीजें रट ली और फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे, अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, आप गलत आंसर भी मार करके आ सकते हो। तो जरूरी क्या है, चीजों को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता है। ओके, तो जिनके शिफ्ट में अभी वक्त है वो ये चीज जरूर फॉलो करें, वो एनसीईआरटी की किताबों को जरूर फॉलो करने का काम करें। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी फेवरेट टॉपिक, तो देखो केमिस्ट्री में फेवरेट टॉपिक क्या है दोस्तों, आवर्त सारणी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिजिक्स में फेवरेट टॉपिक क्या है, तो आजकल तो ऑप्टिक्स चल रहा है, थोड़े बहुत जो है वो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी से भी सवाल आ रहे हैं। अगर हम बात करें बायोलॉजी में, तो फेवरेट टॉपिक क्या है यहाँ पे रिप्रोडक्शन फेवरेट टॉपिक है। ओके, तो आवर्त सारणी केमिस्ट्री फेवरेट टॉपिक है, और वहां से एक जो है थोड़ा सा टेक्निकल टाइप जो है सवाल वो पूछा गया है। क्या सवाल है देख लेते हैं। सवाल क्या रहा है, द ग्रुप विच फॉर्म्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड, वह समूह जो अधातु ऑक्साइड बनाता है, वो कौन सा समूह है जो अधातु ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपको किस फॉर्म में दिया गया होगा, तो संभवतः दिया हो गया होगा कि ग्रुप 17, ग्रुप 16, ग्रुप 17, 16 या इस तरह 3-4 ग्रुप दिए होंगे, 3, 4, 5। तो कौन होगा, 17, 16 एक साथ नहीं दिया होगा, क्योंकि दोनों ये फॉर्म करते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब क्या हो गया, जो नॉन मेटल है और ऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर पीरियोडिक टेबल के बेसिक से जानोगे तो क्या पता चलेगा कि ये सारे जो इधर से यहाँ से मेटल है, बीच में एक मेटोलाइट का ग्रुप आता है, ये गैलियम गिलियम एसबी, ये सब मेटोलाइट से ग्रुप आता है, और इधर इसके अलावा जो है वो ये सब सारे क्या है, ये सब सारे कार्बन नाइट्रोजन वाले सारे नॉन मेटल्स। तो सब क्या बनाएंगे, ये सारे बनाएंगे नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। तो ग्रुप 17 वाले नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, ग्रुप 16 वाले नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। एग्जांपल के लिए सल्फर, यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाने का काम करेगा। ओके, पीरियोडिक टेबल से सवाल तो आ ही रहे हैं, और किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ये सवाल का उत्तर को पता चल गया, अगर ऑप्शन में 16 होगा या 17 होगा तो वो होगा सही उत्तर इसका। अब यहाँ पे देखते हैं सवाल अब क्या क्या बन सकते हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लेंथनाइट सीरीज जो है वो कहां से शुरू होता है, तो एटॉमिक नंबर 58 से होकर शुरू होता है 71 तक। एक्टोनाइट जो है वो कहां से कहां तक शुरू हो सकता है, 90 से लेकर 103 तक। पहला एलिमेंट कौन सा होगा, तो इसका सी होगा। आखिरी एलिमेंट कौन सा होगा, एलयू होगा। पहला एलिमेंट थोडियम होगा, यहाँ से एलआर होगा, है ना। ये सवाल पूछा जा सकता है। ये सारे लेंथनाइट और एक्टिनाइट मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, ये बनाते हैं एफ ब्लॉक। जो डी ब्लॉक है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ग्रुप 1 है उसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरे स्थान पर उसको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, है ना। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे
हैलोजन बोलते हैं, है ना? और इसको तो नोबल गैस बोलते हैं 18वां को, या रेयर गैस बोलते हैं। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि इलेक्ट्रोनाइट कहाँ से शुरू हो रहा है, और जो नोबल गैस है उसमें पहला गैस कौन सा है? हीलियम। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कितने पीरियड होते हैं और कितने ग्रुप होते हैं? तो पीरियड होते हैं 7, ग्रुप होते हैं दोस्तों कितने? 18। ये सारे सवाल जो पीरियोडिक टेबल के हैं वो आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। इनको आप अच्छे से क्या कर लें, पढ़ लें। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस से पूछा हुआ एक सवाल है, और सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे आप देखो ये सवाल क्या पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि एक जो है सर्कल है, इस सर्कल का पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। ठीक है, प्रतिरोधकता कितनी है इसकी? 100 ओम है। अब कह रहा है कि इसके दोनों साइड से हमने क्या किया कि एक तार जरूर दिया। तो अब इन दो पॉइंट्स के बीच में जो है, जैसे ए और बी मैंने नाम दे दिया, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इसको जानने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के, तार की लंबाई के सीधा प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। तो सीधा प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर ये 100 ओम का है तो इसका आधा की लंबाई कितना होगा? 50 ओम होगा, और आधा का लंबाई नीचे वाले का भी 50 ओम होगा। अब देखो ये 50-50 कहाँ पे कैसे जुड़ा हुआ है? 50-50 जुड़ा हुआ है आपस में पैरेलल में। कोई करंट यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। तो क्या हो रहा है? करंट मट रहा है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन है। और पैरेलल कनेक्शन तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/50 प्लस 1/50 बोले तो कितना? 2/50, यानी कि 25। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा दोस्तों? 25, यहाँ पर लिख देता हूँ 25 ओम होगा, है ना? तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये किन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? वहां से भी सवाल आ सकता है, जैसे कि ये इस पर बेस्ड है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जो एरिया होता है, जो तार जो का जो एरिया होता है ऊपर का सरफेस का, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और लंबाई से वो होता है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो R इक्वल टू एल बाई ए हमको याद रखना है। R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या हो जाता है दोस्तों? रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी से सवाल जरूर पूछा जाएगा। रेजिस्टिविटी से क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है? किसका यूनिट क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताएं कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। ओके, साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि रेजिस्टिविटी किन चीजों पर निर्भर करता है? रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है एल और एफ पर। रेजिस्टिविटी किन चीजों पर निर्भर करता है? ये सवाल पूछा जा भी सकता है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है जो मटेरियल है हमारा, उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो तापमान है उस पर भी ये निर्भर करता है। रेजिस्टिविटी से सवाल आगे के शिफ्ट में बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, तो ये तो हो गया ओम्स लॉ से बना हुआ ये सवाल। ओम्स लॉ सीधे से सवाल पूछा जा सकता है। V इक्वल टू आई आर पे V और दिया जाएगा, आई निकालना है। हर शिफ्ट में पूछा गया है। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन V कितना है? 5 वोल्ट, आई 2.5 है, रेजिस्टेंस निकालना है। सीधा सीधी V इक्वल टू आई आर करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? V बाय आई के बराबर, यानी कि 5 वोल्ट बटा 2.5, 2.5 गुने 5 होता है, उत्तर कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? 2 ओम। तो ऐसे सवाल जो है वो पूछे गए हैं और हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये तो भूलना ही नहीं है। गलतियां जो है वो आप बड़ी बड़ी कर लो, और जो सीधी सीधी जहां से उत्तर निकल रहा है उसमें गलतियां करना गुनाह है, पाप है। छोटे छोटे प्रश्नों में आप गलती करोगे तो आप कंपटीशन में हो जाओगे पीछे। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जो छोटे क्वेश्चन जो आसान है वो उसमें गलती करने की गुंजाइश ही नहीं है, वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, अब सेफ अटेम्प्ट की अगर बात की जाती है तो लोग 75-80 की सेफ अटेम्प्ट की बात करते हैं कि जनरली एवरेज ये सेफ अटेम्प्ट की ये जा रहा है। बट ये सेफ अटेम्प्ट कैसे आप करोगे? जब आप जो है बेसिक सवालों पे गलतियां नहीं करोगे। अगर आप बेसिक सवालों पे गलतियां करोगे तो ये अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टफ सवाल जो होते हैं वो कभी कभी बन भी सकते हैं, कभी कभी आप किन्हीं कारणों से आप छूट भी सकते हैं। बट इजी सवाल छूटेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इजी सवालों को नहीं छोड़ना है, और जो सवाल कॉन्सेप्चुअल है वो कैसे करना है? कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के करना है, अच्छे से अपने अंदर समझ के करना है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आसानी से ये बना पाओगे। ठीक है, वैसे सवाल आ रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आ रहे हैं, और हमें थोड़ा सा जो एनसीईआरटी किताबों को बेहतरी से लेयर बाय लेयर मन से थोड़ा दिल से इसको पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी है। तो अगर आपको शिफ्ट में अगर थोड़ा समय है, 1 महीने बाद अगर आपकी एग्जाम हो रही है, तो आपको जो एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे।
बहुत ही आसान सा सवाल है। ये भी ऐसा सवाल है जो नहीं छोड़ना है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? तो आप देखो यहाँ पे 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी एक में 2 होता है। तो 22 पेयर है हो गया ऐसे, और इसके अलावा एक एक्स और वाई यानी कि 2 और होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? टोटल होते हैं 23, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और 23 गुना 2 अगर हम बात करें तो 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं, 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 46। अब देखो एक सवाल एक्स वाई क्रोमोसोम से पूछा जा सकता है क्या, कि मेल का क्या क्या होता कॉम्बिनेशन होता है? तो मेल में कॉम्बिनेशन होता है एक्स एक्स, फीमेल में सॉरी मेल में कॉम्बिनेशन होता है एक्स वाई, और फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स, है ना। मेल में होता है एक्स 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 वाई, फीमेल में होता है एक्स एक्स। तो इनसे जो चाइल्ड का जो बर्थ होता है तो उसमें क्या होता है कि उसका लिंक कैसे पता चलता है? उसका लिंक पता चलता है कि मेन से कौन सा आया उस पे। मेन से अगर एक्स आया, इससे तो एक्स ही आएगा, फीमेल से तो एक्स ही आएगा, कुछ भी कर लो, तो एक्स एक्स बनेगा यानी कि फीमेल बनेगा। ठीक है, अगर मेल से वाई आता है और फीमेल से वाई आता है और फीमेल से तो एक्स ही आएगा, तो क्या बनेगा? एक्स वाई, यानी कि ये बन जाएगा आपका मेल। तो इसमें सवाल बन सकता है, जरूर पूछा जाएगा इस शिफ्ट में। और इससे रिलेटेड जो गुणसूत्र क्रोमोसोम्स हैं, इसके अलावा हेरिडिटी का चैप्टर होता है, यहाँ पे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में सवाल पूछे जाने की काफी चांसेस है यहाँ पे। ओके, अब अगला सवाल भी उसी पे है, एक तरह से कह सकते हैं सेल डिवीजन और प्लांट रिप्रोडक्शन पे है। यहाँ पे हमें मिटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ना है। मियोसिस क्या होता है दोस्तों? मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स विद ईच विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट सेल। घबराना नहीं, सीधा सीधा बात कह रहा है। मैं आपको देखो यहाँ पे मियोसिस क्या कह रहा है कि ये 4 है, तो उसका जो डीएनए पेरेंट होगा उसमें क्या क्या हो जाएगा? वो 2-2 में बट जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मियोसिस। अगर हम मिटोसिस की बात करें तो इसमें क्या हो? 4 है, तो इसके बच्चों में भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो डॉटर सेल्स में भी 4 ही जो है क्रोमोसोम वो पाया जाएगा, है कि नहीं। तो अगर 2 का 2 ही रह जाता है, यानी कि 4 का 4 ही रह जाता है, तो क्या हो जाता है? मिटोसिस। और जो 2 हो जाता है तो क्या हो जाता है यहाँ पे? मियोसिस। ठीक है, तो आपसे सवाल है कि ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि और भी सवाल पूछा जा सकता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर क्या फॉलो होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें से मियोसिस होता है अधिक या मिटोसिस होता है? क्या होता है ये आप पढ़ के बताएंगे कमेंट सेक्शन में दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इससे भी कई सवाल पूछे गए हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सवाल पूछे जा रहे हैं चित्र तक, यानी चित्र के उसका जो है वो क्या क्या उसके पार्ट्स हैं वो बताने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा हो क्या? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की बात कर रहे हैं। तो फ्लावर्स में आप देखो क्या क्या हो रहा है। पहले तो स्त्री पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी कि वर्तिका, और अंडाशय यानी कि ओवरी होता है। ठीक है, मेल पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या क्या है? परागकोश होता है जिसे आंसर कहते हैं, कुंतु होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं, और ये दोनों मिलकर बनाता है क्या? बेल पार्ट। इसके अलावा 2 तरह के और पार्ट होते हैं इसमें, एक होता है पिटल जो कि फ्लावर की पंखुड़ियां होती हैं, और एक होता है सेपल जो कि बादल होता है, यानी कि जो हरा हरा पार्ट होता है फ्लावर में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसे एंथर या पोलन ग्रेन्स निकालते हैं। पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से किसी में आता है, ये आ जाता है इसके ओवरी में, और फिर यहाँ पे सीड डेवलप होता है, फिर यहाँ पे फल बनता है। ओके, ये होता है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका। इससे सवाल पूछा जा सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है? जब इसी प्लांट का जो एंथर है, इसी प्लांट से जो पॉलन ग्रैंड निकला है वो इसी के जो है अंडाशय में चला जाएगा। सेम सेम जो फूल है उसी में ही जो रिप्रोडक्शन हो गया, तो क्या हो जाएंगे, क्या कहेंगे उसको कि वो हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस कब होता है? जब दूसरे जो फूल है इसमें जाके उसका इसका जो एंथर का जो पॉलन ग्रैंड है वो दूसरे फूल के अंडाशय में जाके जब गिरेगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो हाँ, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। ओके, और चित्र देख के सवाल पूछा जा रहा है, तो चित्र भी ह्यूमन जो मानव के जो अंग है वहां से सवाल पूछा जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, यूरिनरी सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से, स्केलेटल सिस्टम से, इन चीजों से जो चित्र देख के सवाल पूछे जाने की संभावना है। तो चित्रों को भी, अगर आप एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हो तो वहां से चित्रों को भी आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। कि आप पिछले शिफ्ट में मैंने बताया था कि ब्रेन का जो इमेज है उसको देख के सवाल पूछा गया था। ओके,
ये सवाल पूछा गया था कि गैस रिलीज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड सोडियम, अल्कोहल और सोडियम में जो रिएक्शन होगा तो कौन सी गैस निकलती है, ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो क्या गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन कैसा होता है, Na+2CH3CO2H। हाँ, बैलेंसिंग इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंसिंग इक्वेशन पे भी सवाल पूछा गया है। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है ये नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, मैं इस पे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे आप देखो कि जो बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ से हमें क्या निकल रहा है, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। ये कंपाउंड कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है सोडियम इथोक्साइड, है ना, सोडियम इथोक्साइड। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन से सवाल पूछे जा रहे हैं। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन आप जरूर पढ़ लें, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये रिएक्शन किसके बीच बीच होता है, तो ये रिएक्शन होता है अल्कोहल और एसिड के बीच में, और इसमें बनता क्या है, ईस्टर। तो दोस्तों बहुत चांसेस है कि इस पे सवाल आपके बन जाएंगे, है ना। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक रिएक्शन से संबंधित सवाल। एसिडिक एसिड से रिलेटेड जो सवाल है वहां भी बन सकते हैं। एसिडिक यानी कि CH3COOH का सोडियम के साथ रिएक्शन पूछा जा सकता है। एक तो अल्कोहल के साथ स्टेरिफिकेशन होता है, या इससे रिलेटेड अन्य जो सवाल है किसी का एसिडिक किसी बेस के साथ जो सवाल है मिला के पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है विनेगर के रूप में, ये भी सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। इसमें देखो क्या पूछा जा रहा है, Al+Fe2O3 क्या देता है दोस्तों, Al2O3 Fe रिएक्शन, तो ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है इसमें रिडक्शन किसका, अपचयन किसका हुआ है। तो दो चीजें होती हैं, एक्चुअली तीन चीजें होती है जहां से पता चलता है किसी चीज का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ है। कैसे कैसे पता चल जाएगा, ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन इसका उल्टा हो जाता है, दोनों एक दूसरे को उल्टा है। रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होता है, वो घट जा रहा है। इसमें क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन जो है वो घट जा रहा है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जा रहा है। तो इन दो कॉन्सेप्ट पे भी सवालों को बना सकते हैं, जैसे कि ये सवाल इस भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखो कि किसका रिडक्शन हुआ, तो Fe2O3 क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया है, बन गया क्या Fe2O3 क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जिसने इसको कम किया है वो इसका हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो Al क्या हो जाएगा, इसका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वही ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अल्युमिनियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि दूसरे से क्या किया इसने, इसके ऑक्सीजन को निकाल के अपने पास लगा लिया। तो ये तो है खराब आदमी जो रिड्यूस कर रहा है और जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचा के खुद को फायदा पहुंचा रहा है, तो वो बंदा हो जा रहा है क्या, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Al2O3 क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी Al क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइज कौन हो गया, अल्युमिनियम ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें परमाणु में आयन जो होता है एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि Mg2+ है, मान लो मैग्नीशियम का आयन है, ये मैग्नीशियम बन जा रहा है, तो ये क्या प्रोसेस हो रहा है, ये हो जा रहा है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, है ना। सॉरी, ये हो जा रहा है क्या, रिडक्शन का प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि Mg जो है Mg2+ बन रहा है, तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसके Mg है 2Mg+O2 क्या बना रहा है, 2MgO बना रहा है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, Mg जो है वो प्लस प्लस आयन बना रहा है, और ऑक्सीजन माइनस माइनस आयन बना रहा है। तो Mg क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो Mg से Mg++ हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हाँ, तो इसके संदर्भ में भी सवाल पूछा जा सकता है। रिडक्शन क्या होता है, वही इसका उल्टा प्रक्रिया, जब वो प्रोसेस होता है जिसमें एटम और आयन जो होता है एक और ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है छोड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है। एक सवाल पूछा गया था SI यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या होता है, तो दोस्तों उत्तर होता है वोल्ट। SI यूनिट पे सवाल पूछे जा सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। एक सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि कुछ टॉपिक्स दे दिए जाएंगे कि इनमें से किसका जो है जो SI यूनिट है वो पोटेंशियल डिफरेंस से मैच करता है या नहीं करता है। तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ईएमएफ जो होता है बेसिकली क्या होता है, बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और वही जो है होता है वो जो इसमें वोल्टेज होता है उसको, करंट जो होता है उसको ड्राइव करने का काम करता है, अगर इससे सर्किट में हम जोड़ देते हैं। ओके,
एक सवाल पूछा गया था, लीशियन यूज्ड टू डिटरमाइन SO2 पॉल्यूशन, मतलब कि किसने कौन डिटरमाइन करता है SO2 पॉल्यूशन का, उत्तर क्या हो जाएगा, लीशियन, या हिंदी में कहते हैं क्या, लाइकेन। लाइकेन क्या करता है, SO2 पॉल्यूशन को डिटरमाइन करने का काम करता है। स्टडी ऑफ फंजी पूछा गया था, कवक का स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। सवाल क्या क्या बन सकते हैं, फंगी वगैरह से जुड़े हुए जो डिजीजेस होते हैं उनसे जुड़े सवाल बनने के भी चांसेस बिल्कुल है। सेल ऑर्गेनेल से सवाल पूछे जा सकते हैं, और इनके जो अलग अलग नाम है वहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये सेल का डायग्राम है, आप इसको अच्छे से देख लें, डायग्राम बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। तो किसी किसी पार्ट को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए भी सवाल यहाँ से पूछा जरूर जा सकता है। एनसीईआरटी की बुक से आप डायग्राम जो है वो उसी से पूछा जाएगा, तो उसको आप अच्छे से फॉलो कर लें। साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स उनका दूसरा दूसरा नाम क्या होता है। राइबोसोम है, इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। गोल्गी इकाई है, गोल्गी इकाई का काम क्या होता है, ये प्रोटीन और एंजाइम का सांद्रण उत्पादन को संग्रहण करने का काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है गोल्गी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ऊर्जा गृह होता है, यानी कि यहीं पे क्या होता है, जो है वो सेल का भोजन निर्माण होता है, यानी एनर्जी निकलती है, एनर्जी के लिए जो भोजन चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ऊर्जा गृह, इसलिए आप पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम का नाम क्या होता है, सुसाइड बैग होता है, सुसाइड बैग, सुसाइड थैली जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, हमारा लाइसोसोम होता है। वैक्यूल क्या होता है, ये वो ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे कुछ चीजों को स्टोर करने का काम किया जाता है। तारके सेंट्रोसोम, ये पाया जाता है बस एनिमल सेल में, यानी कि कोशिका जंतु में। तो एक सवाल बनता है, कौन सा चीज कोशिका जंतु में पाया जाता है और पादप जंतु यानी कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। दूसरा सवाल क्या बन सकता है कि कौन सा चीज जो है वो प्लांट में पाया जाता है बट एनिमल में नहीं पाया जाता है, यानी कि लवक जो प्लास्टिड्स है वो कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है लेकिन एनिमल में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल जो है प्लांट में पाया जाता है लेकिन एनिमल में नहीं पाया जाता है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, कोशिका को ढांचा तथा मजबूती प्रदान करने का काम होता है। सबसे के कार्य से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, और इनका जो स्पेशल नेम, इनका जो नामकरण किया जाता है उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि ऊर्जा गृह, प्रोटीन फैक्ट्री, सुसाइड बैग। ओके, इस तरह से सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। सवाल पूछा गया था कि बेकिंग सोडा से, तो ये मैंने पिछले वीडियो जो हुआ था मैंने उसमें बताया था कि बेकिंग सोडा से जो ब्लीचिंग पाउडर सवाल पूछा गया, तो अगला सवाल वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा से पूछा जा सकता है। दोनों सवाल एक्चुअली में पूछा गया है, बेकिंग सोडा से भी और वॉशिंग सोडा से भी। तो बेकिंग सोडा से सवाल क्या पूछा गया कि ये इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सवाल ऐसे भी बनता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, उत्तर होगा बेकिंग सोडा। NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका काम क्या होता है, खाना वाना बनाने में काम होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो NaCl बनता है किसके साथ, H2O के साथ बनता है, CO2 गैस मिलाते हैं, NH3 नहीं बनाते हैं, अमोनियम मिलाते हैं, तब जाके जो है वो NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड, और बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ओके, तो इन रिएक्शन संबंधित कभी कभी सवाल पूछे जा सकते हैं। एक सवाल बनता है कि सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है। ओके, तो इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाते रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ समाप्त करें। इसी के साथ दो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हमने बेकिंग सोडा के वो हमने जान लिए। और बेकिंग सोडा से पूछा गया तो अगला सवाल हो सकता है कि जिप्सम वगैरह से पूछा जाए या प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह से सवाल पूछा जाए। ये क्या है, POP का फॉर्मूला है। ये कैसे बनता है, ये जिप्सम को सही मात्रा में हीट करके बनता है, .2H2 होता है। इसको सही मात्रा में अगर हम हीट करें तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम कहते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, यहां से सवाल भी बनने के चांसेस हैं। तो फोर्स एंड मास पे सीधा सीधा सवाल, यहाँ पे देखो जिप्सम का भी दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, सीमेंट का निर्माण करने में होता है। इसी को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी एक फेवरेट टॉपिक रहा है बेसिकली आरबी ग्रुप डी का, कि कौन सा सब्सटेंस कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये पूछा जा सकता है जिप्सम में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 2 होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना होता है, हाफ होता है। ब्लू विट्रोल में कितना होता है, तो 5 होता है। बल एंड द्रव्यमान से सवाल पूछा गया है, क्या सवाल पूछा जा सकता है, फोर्स दे देगा, फोर्स इक्वल टू ma, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी निकलता है। कोई 2 चीजें दी जाएंगी और दूसरी चीज को निकालने के लिए बोला जा सकता है। ओके, तो वैसे भी सवाल है ये सब, ये तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें अच्छे से ध्यान देना है, हमें अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है,
तो पहला क्या है दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से सवाल पूछे गए हैं, जैसे लाइकिन का पूछा गया था, कवक का पूछा गया था। रिप्रोडक्शन प्लांट से सवाल पूछे गए हैं, ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। प्लांट रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन दोनों पढ़ना है। ऑप्टिक्स से सवाल, न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं, अपर्वतांक का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ओके, दोनों शिफ्ट में इससे रिलेटेड जो सवाल आए हैं उसकी चर्चा की गई है, आप दोनों वीडियो जरूर जाके देखें। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से एक तो V इक्वल टू IR वाला हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इसको तो नहीं करना है, गलत करना ही नहीं है। प्रोडक्ट टेबल से कई कई तरह के सवाल पूछे गए हैं, सारे कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। इसके अलावा साइंटिफिक नेम से सवाल पूछा गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। इसके अलावा डायग्राम बेस्ड सवाल भी पूछे गए हैं पिछले शिफ्टों में। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी सवाल बने हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि क्या क्या तरह के सवाल जो है वो बन सकते हैं हर टॉपिक से, किस तरह तरह के सवाल इन दो शिफ्टों में आए हैं, और कुछ कुछ कॉमन टॉपिक्स जो हैं वो चारों शिफ्ट हो चुके हैं, यानी 17, 18, 22 और 23 इन सब में पूछे गए हैं। तो मोर और लेस पैटर्न इस तरह के रहने के चांसेस तो हैं, बट ये ऐसा कुछ गारंटी नहीं होता कि यही पूछा जाएगा ही। सवाल तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बट जो इम्पोर्टेंट है उसे हमें स्पेशली ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ के सवाल जो है हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि हमें पता है इंपॉर्टेंट है, यहाँ के सवालों को नहीं छोड़ना है। इसके अलावा जो भी आगे के शिफ्ट्स की जो एनालिसिस होगी साइंस के रिलेटेड, वो सारे कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको स्पेशली भी हम डिस्कस करने की अगले वीडियोस में जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये था साइंस के क्वेश्चंस का एक बेसिक एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ ऐसे वो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। एंड हैव अ नाइस डे। ग्रुप डी की तैयारी करते रहें, जम के फोड़ दें। एंड जय हिंद, थैंक यू।